तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रेप पर। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और शुरू करते हैं अपना आज का अपना 8वां लेक्चर। तो जिसमें अब तक मैं आप लोगों को 250 तक क्वेश्चंस जो है सॉल्व करा चुका हूं। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से। आइए पढ़ते हैं आपके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 251 बोलता है कि बर्नी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली, तथा उसने ये भी लिखा कि वह कि वर्ष 1357 तक खोत और मुकद्दम खोत और मुकद्दम अमीर हो गए तथा उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए थे। तो कौन ऐसा सुल्तान था, किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। आगे हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ये बर्नी ने बोला, इनके बारे में आप पढ़ लेना। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 252 है। तो 252 हमारा बोलता है क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तैमूर के कुशल कारीगरों ने सिंधु नदी पर एक पीपों का पुल बनवाया जिसे 21 सितंबर 1398 को पार किया गया। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर बी की ओर। ठीक है, तैमूर के बारे में यहाँ बोला गया है। दूसरी लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि तालमी शहर जो मुल्तान के 35 फरलांग की दूरी पर था, वहाँ हिंदू और मुसलमान हिंदू और मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। तो ये ऑप्शन कैसा है? गलत है। ठीक है ना। साल्ट रेंज यानी कि कोहे जूड़ी के मुकद्दमों और रायों ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद की और उसका अनुग्रह प्राप्त किया। तो ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, सरफुद्दीन अली यजदी ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए ये तर्क दिया कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथ में थी, वह कमज़ोर थी। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि तालमी शहर जो मुल्तान से 35 फरलांग की दूरी पर स्थित था, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। सिर्फ उक्त विकल्पों में ये कथन गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। ठीक है, आगे 253 नंबर में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 253 ये बोल रहा है, एक कथन दिया हुआ, एक दूसरा उसके बारे में स्पष्टीकरण है। तो पढ़ते हैं। अभी कथन ए पढ़ते हैं हम। ठीक है ना। किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर को ये सुनिश्चित करना था कि अफगानी सीमा से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे। तो बिल्कुल ऑप्शन सही है ये। अब हम इसका रीजन पढ़ते हैं आखिरकार कि तैमूर के क्रूर तथा आक्रामक तरीकों से किए गए पुरनियान या कलातियान नामक दो अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार ने उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। तो ये इसका क्या स्पष्टीकरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, बाकी ये पढ़ लीजिए आप। अब आते हैं 254 की ओर कि खिज्र खान और मलका ए जहाँ, कौन कौन? खिज्र खान और किस किस के बारे में बात हो रही है? मलका ए जहाँ। ठीक है ना। मलका ए जहाँ दावतें उड़ाने और रंगरेलियाँ मनाने में लगे रहते थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कोई यानी कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है और उसका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। तो ये बोल रहा है, ये कथन किस सुल्तान के बारे में है? ठीक है ना। तो ये कथन किस सुल्तान के बारे में है और उसका सोर्स क्या है? ठीक है ना। तो इसका है भैया, इसका सोर्स है तारीख़ फरिश्ता और किसके? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में लिखा है। ठीक है ना। बाकी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 255 की ओर। सूची फर्स्ट को हमें सूची 2 से जो है नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना। तो हम उसका उत्तर का चयन करते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना। तो हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर। शाही महल का प्रमुख प्रभारी, ये पहला बर्बक जो होता था, कौन?
ये बर्बक जो होता था जो है वो प्रबंधक हुआ करता था, मैनेजर, ठीक है ना। ये जो है मैनेजर हुआ करता था, ठीक है। और आगे बढ़ते हम, वकील ए दर। तो ये वकील ए दर जो है शाही महल का, यहाँ से आ जाओ, शाही महल का प्रमुख जो है प्रभारी हुआ करता था, ठीक है। अंगरक्षकों का मुखिया जो है सर ए जानदार, यानी ये सर ए जानदार किससे मिलाएंगे, अंगरक्षकों का मुखिया। और केवानी जो है खौमा ढोने वाला। तो ये जो ऑप्शन ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का कौन सा हो जाएगा, डी का 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये वाला, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, नीचे पढ़िए हम 256 की ओर आते हैं। सल्तनत की स्थापना के साथ, यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि 3 ऑप्शन सही होंगे, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणालियों या प्रणालियाँ तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई, बिल्कुल सही, बल्कि वे कायम रही, हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ये क्या बिल्कुल क्या है, राइट है बिल्कुल। और यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, उपद्रवी क्षेत्रों को मवास कहा जाता था। तो उपद्रवी क्षेत्रों को मवास कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। भू राजस्व का निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, जिसे बाद में कनकूद कहा गया। क्या कहा गया, कनकूद। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ देखो, 2 इतिहासकार बर्नी और याहा मोहम्मद तुगलक के कृषि कर में वृद्धि के पैमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। याहा कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर यानी कि अब्बाव लगाया जाता था, और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से वसूले जाते थे। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है ना, बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं। यहाँ देखिए 257 बोलता है कि नीचे लिखे अंश को पढ़ लें, ठीक है, पढ़ लेते हैं। मैंने मानसिंह और विक्रमजीत, क्या बोल रहा है कि मैंने मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों को गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मानसिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये लोग, कि ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए। तो ये किसने व्यक्त किया, बाबर ने। किसने व्यक्त किया, बाबर ने। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि मानसिंह और विक्रमजीत, मानसिंह और, अरे भाई रुक भी जाओ, मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों को गहराई से निरीक्षण करने वाले, और उसके बारे में किसके बारे में लिखा गया, किसने बोला, ये बाबर ने। यहाँ पढ़ते 258 की ओर, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं, मतलब कौन सा कथन जो है सही है, इसकी हमको पहचान करनी है, ठीक है ना। तो हम इसकी पहचान करते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हामिदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। तो ये क्या है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये क्या है हमारा बिल्कुल राइट है। यहाँ पढ़ते हैं, वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालाओं के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियाँ रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थीं। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। रजिया को अपना उत्तराधिकार नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। पवित्र व्यक्तित्व, यहाँ लिखा है पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों को सौहार्द हासिल था, जिसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सी डी बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन हमारा गलत था। यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 259। तो 259 की ओर बढ़ते हैं हम, कि सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्री की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगाई थीं, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थीं, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लालायत था। सुल्तान की पहचान कीजिए। तो ये कौन सुल्तान है, इसके बारे में हमको पहचान करनी है। तो ये जब अपनी बेटे की बात कर रहा है तो भाई इसमें कौन हो सकता है, ये इल्तुतमिश, ठीक है ना। यहाँ से है ये कौन शासक था, ये था हमारा इल्तुतमिश, ठीक है।
दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ लेना अगर समझ ना आए। ये लिखता है, सुल्तान ने फारसी राजतंत्रिक परंपरा को आस्वाद किया, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन, ये सब याद रखिए, आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी। ठीक है, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लायक था। तो इसकी पहचान कर लो, ये कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 260 की ओर। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। ये उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत ए दिल्ली, क्या बोलते हैं, हजरत ए दिल्ली यानी राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। उस सुल्तान को पहचानिए, तो वह सुल्तान कौन था उसके बारे में हमको ये पहचान करनी है। ठीक है ना। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो कौन है साहब, हमारे MBT नहीं, यानी कि किसके बारे में बोला गया है, ये हमारा इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक प्रशासन केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। बिल्कुल सही है। तो ये कौन है, इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ पर ये बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर कि सुल्तान ने अपने बेटों को सलाह दी थी, मुखबरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में है, बलबन के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में स्टेटमेंट है ये, बलबन के बारे में, क्योंकि बलबन ही ऐसा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड रखता था। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतसर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसने सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके अच्छा ये तो के पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खिंचना शुरू हो जाती है। किसके बारे में कथन है, बलबन के बारे में। ठीक है ना, बलबन ही इस तरह का करता था। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 263 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, किसकी ओर बढ़ते हैं, 263 की ओर। अफगानों के साथ उलूग खां यानी कि बलबन के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, तो करते हैं विचार करके बताते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। उलूग खां ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी सैनिक भर्ती किए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कितने सैनिक भर्ती किए, 3000। दूसरा है, जब उलूग खान सुल्तान बना उसने दिल्ली के निकट पटियाली, काम्पिल, भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा, तो बिल्कुल सही है। सुल्तान बलबन ने अफगान अमीर इख्तियारुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया, गलत। सुल्तान बलबन ने, यहाँ लिखा है, सुल्तान बलबन ने अनेक अफगानों को अपना गवर्नर नियुक्त किया, तो ये भी गलत है। तो इसमें इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये, यानी कि 1 और 2 हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। 264, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो मूल्य नियंत्रण नीति थी उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन नहीं है इनमें से। सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण है, तो बिल्कुल सही है। राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों का भंडारण करना, बिल्कुल सही है। सहाना यानी कि वही बाजार, सहाना या मंडी बोलते थे, कि पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, तो ये ऑप्शन गलत। सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यक सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब यहाँ आते हैं, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 265 की ओर। सुल्तान ने आदेश दिया, वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। उपरोक्त कथन में किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया, तो फसल का मूल्यांकन आधार कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी। बाकी इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया, तो ये क्या था, कड़ा मानिकपुर वाली जगह। ठीक है,
कब किया? 1296 में। ठीक है, देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ से अतुल संपत्ति लूट कर ले गया। जलालुद्दीन यानी कि इसका चाचा था, उसको मारकर मनकीपुर में जो है, कड़ा में जो है ये शासक घोषित हो गया। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण बताया गया है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है सही है और कौन सा गलत है, यानी कि इसका स्टेटमेंट ये सही है या नहीं है या क्या है। तो पढ़ते हैं। बर्नी लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था कि जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, है जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने यानी बर्नी उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजवा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि वह बहुत सारे मलकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुँचे। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद यानी कि व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। कारण बोलता है, सुल्तान की ये मानना था कि योग्यता के आधार पर, हाँ अब योग्यता की बात आ गई तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं ये। सुल्तान का ये मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका ये स्पष्टीकरण करता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम 268 की ओर। 268 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन सुल्तान ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी। तो ये कौन कौन थे हमारे ऐसे शासक? एक तो फिरोज तुगलक, और कौन थे ऐसे महाशय? एक फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है ना, ये दो